चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज अब हम रिविजन करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन, एरर एंड मेजरमेंट का। इसके सवाल जेईई मेन में बड़ा पूछ ही लेते हैं। हालांकि टॉपिक थोड़ा सा आसान है और फॉर्मूले बेस्ड चीज़ें कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर पेचीदगियाँ नहीं हैं, बट फिर भी बच्चे अगर सवाल करके नहीं जाएंगे तो उस केस में उनसे सवाल एक्चुअल जेईई के अंदर डायरेक्ट बन जाए इस बात के चांस थोड़े से कम रहते हैं। तो जब भी आपको मौका मिले तो इन टॉपिक्स के छोटे छोटे सवाल लगातार करते रहिए। वैसे यूनिट एंड डायमेंशन के सवाल ऐसे अलग से करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हर चैप्टर के अंदर हर जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसकी आप डायमेंशन और यूनिट तो वैसे ही पढ़ते हैं, तो उससे काम चल जाता है। कहीं कहीं डायमेंशनल एनालिसिस वगैरह पे कोई सवाल आता है तो वो भी बेटा हर चैप्टर के अंदर इक्का दुक्का सवाल तो ऐसा होता ही है जिसमें हम फॉर्मूला वगैरह डायमेंशन एनालिसिस से निकाल देते हैं। तो ऐसे अलग से कभी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट फिर भी प्रैक्टिस अगर कोई बच्चा अगर करके जाए और कुछ मेन पॉइंट को अगर ध्यान रखे तो उससे बड़े आराम से यूनिट एंड डायमेंशन के सवाल सही हो जाएंगे। आगे चलते हैं, मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ। फंडामेंटली बड़ा हमारे पास 7 बेसिक क्वांटिटीज हैं जिन्हें हम बोलते हैं लेंथ, टाइम, मास, केल्विन मतलब टेम्परेचर, एम्पियर बड़ा करंट के लिए, बड़ा कैडिला ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए, और मोल। ये 7 हमारे पास एक तरीके से फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। ये बड़ा लेंथ के लिए, ये टाइम के लिए, ये मास के लिए। ये जो के है ये टेम्परेचर के लिए है। ये जो मैंने ए लिखा है ये मैंने करंट के डायमेंशन लिखी है। करंट के डायमेंशन कई बुक्स के अंदर बड़ा आई भी दे रखी होती है, कई बुक्स के अंदर उसको ए भी दे रखा होता है। मैं आई को ज्यादा पसंद करता हूं जस्ट बिकॉज कि जेई के अंदर आई यूज करते हैं, इसलिए मैं भी आई यूज करता हूं। कई बुक्स के अंदर ए भी दिया रहता है, आई भी दिया रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ा सीडी किसके लिए? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी के लिए, और मोल किसके लिए? बड़ा अमाउंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। बाकी सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो इन 7 से डिराइव हो जाती हैं। उनकी डायमेंशंस जो है वो इससे बड़े आराम से डिराइव हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ एक आपको करके दिखाता हूं। जैसे कोई अगर मुझसे पूछ ले कि सर वेलोसिटी या फिर स्पीड की डायमेंशन क्या होगी, थोड़ा वेलोसिटी और स्पीड अगर देखें तो दैट इज सिंपली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा उसकी डायमेंशन एल होगी, टाइम की बड़ा टी होगी, तो देर इसकी डायमेंशन आपके पास हमेशा ऐसे एल टी -1 होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होगी तो आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन जो होता है दैट इज बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो ऊपर तो वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी की डायमेंशन है एल टी -1, नीचे मेरे पास आ गया टाइम, तो दैट कम्स आउट टू बी एल टी -2। मगर आपसे पूछूं कि फोर्स की डायमेंशन क्या होगी तो आप बोलोगे सर फोर्स बेसिकली होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हम कह सकते हैं दैट इज कैपिटल एम इंटू एक्सेलरेशन की डायमेंशन में पहले से पता है एल टी -2। कोई मुझसे अगर पूछ ले कि मोमेंटम की डायमेंशन क्या होती है, बड़ा अगर मुझसे पूछ ले कि मोमेंटम की डायमेंशन क्या होती है तो मैं बोलूँगा मोमेंटम इज बेसिकली मास इंटू वेलोसिटी। मास की तो कैपिटल एम, वेलोसिटी की हम लोग जानते हैं कि दैट इज एल टी -1। ठीक है, एंगल और बड़ा सॉलिड एंगल ये फिजिकल क्वांटिटीज तो हैं लेकिन इनकी कोई डायमेंशंस एसच नहीं होती है। अगर कोई हमसे पूछ ले कि एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी तो हम बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी इज सिंपली एंगल ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। एंगल ट्रेवल्ड की कोई डायमेंशन नहीं होगी, टाइम की बड़ा टी होगी, टी ऊपर जाएगा तो इसकी डायमेंशन आएगी बड़ा ऑफ कोर्स टी -1। अगर इसी तरह से कोई मुझसे पूछ ले कि सर एंगुलर एक्सेलरेशन की क्या होगी, बट दैट इज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ऊपर टी -1 तो था ही था, एक टी ऊपर और जाएगा तो इसकी डायमेंशन मेरे पास आ जाएगी टी -2। मैं बड़ा बहुत सारे डायमेंशन लिखने के मूड में हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। कोई अगर मुझसे पूछ ले वर्क की या फिर एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी, बड़ा वर्क जो होता है दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन मेरे पास ये है, डिस्प्लेसमेंट अपने आप में लेंथ है, तो कुल मिलाकर डायमेंशन आ जाएगी एम एल टू टी -2। ठीक है, एनर्जी की डायमेंशन भी वही रहेगी। कोई अगर हमसे ये पूछ ले कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन क्या होगी,
अगर हमसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर डायमेंशन पूछेगा, बट वो सिंपली मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, तो हम बड़े आराम से लिख सकते हैं दैट इज ml स्क्वायर। ठीक। अगर कोई हमसे पूछ ले कि टॉर्क की डायमेंशन क्या होती है, टॉर्क बेसिकली होता है बड़ा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, तो एक तरह से L इंटू फोर्स, फोर्स के डायमेंशन में पहले से याद ही है, तो ये हो जाएगा ml/t-2। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन क्या होती है, तो हम बोलेंगे कि एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन, एंगुलर मोमेंटम होता है r इंटू मोमेंटम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू मोमेंटम। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अगर मोमेंटम से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ml/t-1। ठीक है ना, सिंपल सिंपल बातें, इसको बहुत ऐसे हाई फाई बातें ऐसे मेरे पास है नहीं। तो अगर मुझसे पूछ ले कि सर स्ट्रेस की या फिर प्रेशर की डायमेंशन क्या होगी, तो बेटा दैट इज ऑफ कोर्स सिंपली फोर्स अपॉन एरिया समथिंग होता है। फोर्स अपॉन एरिया समथिंग है तो फोर्स की डायमेंशन पता है, एरिया से अगर डिवाइड करूंगा, एरिया एक तरीके से लेंथ का स्क्वायर है, तो मेरे पास आ जाएगा ml-1t-2। जो बड़ा स्ट्रेस की डायमेंशन होगी, प्रेशर की डायमेंशन होगी, बड़ा वही डायमेंशन आपके यंग्स मॉडुलस या बल्क मॉडुलस या फिर बड़ा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की भी होगी। इन सब की डायमेंशन सेम ही होगी। ठीक है, ऐसे थोड़ा मैं और आगे चलता हूं, मैं सारे नहीं लिख रहा बट फिर भी मैं एक बेसिक बता रहा हूं। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर चार्ज की डायमेंशन क्या होगी, बड़ा चार्ज बेसिकली एक तरह से करंट इनटू टाइम है, तो करंट का हो गया I, टाइम का हो गया T, तो IT। कई जगह बड़ा इसको AT भी लिखा रहता है। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर कोई मुझसे डायमेंशन पूछ लेगा तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड डायमेंशन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स की डायमेंशन मुझे पता है ml/t-2, चार्ज की मुझे पता है IT, दैट कम्स आउट टू बी ml/t-3I-1। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल दो, पोटेंशियल डिफरेंस बोल दो, डायमेंशन तो सेम ही आएगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बड़ा बेसिकली होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन की डायमेंशन होती है ml/t-2, बड़ा चार्ज आपका IT है ही, तो मेरे पास आ गया दैट इज ml/t-3I-। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऐसे हम सारी पोटेंशियल्स बड़े आराम से सारा काम कर सकते हैं। अब जैसे जेई ने एक सवाल पूछ रखा है कि एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या होगी, ये सवाल पूछा बड़ा जेई ने कि एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या होगी। अब उसके लिए मेरे बच्चे बोलेंगे सर फोर्स इज इक्वल्स टू KQ1Q2, बड़ा K को मैं लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। इससे मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं कि एप्सिलॉन नॉट इज सिंपली Q1Q2/4 पाई F इंटू R का स्क्वायर। Q1Q2 तो चार्ज है, चार्ज तो हो गया मेरे पास I/T2। 4 पाई बड़ा कॉन्स्टेंट है, कोई डायमेंशन नहीं है। फोर्स की डायमेंशन मुझे पता है कि दैट इज ml/t-2, R का स्क्वायर मतलब बड़ा डिस्टेंस का स्क्वायर, डायमेंशन निकाल लो इसकी। तो इस तरह से हम कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर हमें ना पता हो तो हम बड़े आराम से उसकी भी डायमेंशन बड़े प्यार से निकाल सकते हैं। कोई बहुत ऐसा बड़ा काम ये नहीं है। मैं तो ये सारे डायमेंशन इसलिए लिखा रहा हूँ कि आपको आइडिया लग जाए कि हाँ कैसे डायमेंशन अपन निकालते हैं। जैसे कोई मुझसे पूछ ले, फॉर एग्जाम्पल कोई मुझसे पूछ ले कि सर मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन कैसे निकालोगे। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड की अगर डायमेंशन निकालनी है तो मैं मैग्नेटिक फील्ड का कोई ना कोई फॉर्मूला लगा लूंगा, जो जिस फॉर्मूले के बाकी सारे टर्म्स का मुझे पहले से डायमेंशन पता हो। जैसे F इज इक्वल्स टू QVB, कोई चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर v वेलोसिटी से अगर भाग रहा है तो उस पर बड़ा मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला इस तरह से हुआ करता था, हालांकि एक साइन थीटा की टर्म भी हुआ करती थी। ठीक है, अब ऐसे में बड़े आराम से कह सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगी दैट विल बी फोर्स अपॉन QV साइन थीटा। फोर्स की डायमेंशन मुझे पता है ml/t-2, Q बड़ा IT, वेलोसिटी मेरे पास LT-1, साइन थीटा के पास किसी प्रकार की डायमेंशन नहीं होती। आप यहां से बड़े आराम से डायमेंशन निकाल सकते हैं। m ठीक है बेटा, L तो कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा T-2
आई माइनस। ठीक है ना, ऐसे हम सारे के सारे डायमेंशंस हर चीज की निकाल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले आने चाहिए। अगर फॉर्मूले आते हैं तो बेटा फिर तो हम सारा सारा काम बड़े आराम से निपटा सकते हैं। ठीक है, जैसे अच्छा चलो कोई मुझसे पूछ ले कि सर ना वो एक म्यू नोट हुआ करता था, सर एप्सिलॉन नोट के डायमेंशन सवाल में जे ने पूछ रखी, सर कहीं ऐसा नहीं कि इस बार म्यू नोट की पूछ लें। हाँ बेटा पूछ सकते हैं, सर कैसे निकालूंगा इसकी, याद रखनी क्या? अरे नहीं बेटा याद नहीं रखनी। फिर सर कैसे करूंगा? कोई ऐसा फॉर्मूला यूज कर जिसके अंदर बाकी सारे डायमेंशन तेरे को पता हो। आप बोलोगे सर बायोट-सेवर्ट्स लॉ में अगर हमारे पास करंट आई है, तार की लेंथ अगर डीएल है, तो इसके कारण किसी आर डिस्टेंस दूर छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड हुआ करती थी और उसका फॉर्मूला हुआ करता था म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। तो मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं कि म्यू नोट की वैल्यू आ गई है मैग्नेटिक फील्ड इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आई इंटू डी एल साइन थीटी। बेटा मैग्नेटिक फील्ड डायमेंशन मुझे पता है कितनी है, एम टी माइनस 2 आई माइनस 1। 4 पाई बेटा कॉन्स्टेंट है, कोई डायमेंशन नहीं है उसके पास। आर स्क्वायर के डायमेंशन बेटा क्या हो जाएगी, आर तो बेटा लेंथ ही है, दूरी तो है, तो एल स्क्वायर अपॉन करंट, करंट के डायमेंशन आई लिख दो या ए लिख दो, डीएल बेटा लेंथ है तो एल लिख दो, साइन थीटा विल बी डायमेंशनलेस, और इससे हमारे पास म्यू नोट की डायमेंशन बड़े आराम से आ जाएगी। मुझे खुद को पहले से याद नहीं है कि म्यू नोट की डायमेंशन क्या होगी, लेकिन इस तरह से कर करके मैं सारा सारा काम बड़े आराम से बड़े प्यार से निपटा सकता हूं। तो मैं एक बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए, है ना, और उससे मेरा सारा सारा काम बड़े आराम से बन जाएगा, कभी भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे चलें। नेक्स्ट इज कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट्स भी हैं जो आपको कोई भी यूनिट एंड डायमेंशन के सवाल कराने में हेल्प करेगी। पहली ये कि जैसे मान लो कि लेंथ के साथ कुछ ऐड किया गया है, मतलब लेंथ के साथ कोई चीज ऐड कर रखी है, तो लेंथ से आप जिस चीज को ऐड कर रहे हो वो मास नहीं हो सकता, वो वेलोसिटी नहीं हो सकती, वो करंट नहीं हो सकता, लेंथ के साथ तो लेंथ ही ऐड होगी। तो ये जो अल्फा है ना, ये जो मैंने लिखा हुआ है, इसकी यूनिट पक्की बात है मीटर होगी, ठीक है, एस आई यूनिट, और पक्की बात है कि इसकी डायमेंशन भी एल ही होगी। इट मस्ट हैव सेम डायमेंशन एज एल। मेरे ख्याल से आप मेरा अर्थ समझिए होंगे, ठीक है, कि सिर्फ और सिर्फ सेम डायमेंशन की चीजें ही आपस में ऐड हो सकती हैं, और सेम डायमेंशन की ही फिजिकल क्वांटिटीज एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। लेंथ में से आप लेंथ ही माइनस कर सकते हो, लेंथ में से आप करंट माइनस नहीं कर सकते हो। तो ये जो बीटा है इसकी भी सेम डायमेंशन है, ऑफ कोर्स एल, यूं। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि सिर्फ और सिर्फ सेम डायमेंशन की जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वही आपस में एक दूसरे से ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज with same dimension can only be only बेटा यहां लगा कर शुरुआत लगा दो, only physical quantities with same dimensions can be added or subtracted। ठीक है, इसी तरह से मान लो बेटा ए और बी बराबर कर दिया, मतलब समथिंग इक्वल टू समथिंग, तो जो एलएचएस की डायमेंशन होगी वही आरएचएस की डायमेंशन होगी। भाई फोर्स फोर्स के इक्वल हो सकता है, वेलोसिटी वेलोसिटी के इक्वल हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो इन दोनों के डायमेंशन बेटा क्या होनी चाहिए, सेम। तो ए और बी जो है वो दोनों सेम डायमेंशन के होने चाहिए। अगर उनके बीच में इक्वलिटी का साइन है तो उनके बीच में, ठीक है। साइन थीटा जो है या फिर कॉस थीटा है, टेन थीटा है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर भी लेंथ, हाइपोटेनस भी लेंथ, लेंथ को लेंथ से डिवाइड करोगे तो इट विल बी डायमेंशनलेस। तो साइन थीटा अपने आप में डायमेंशनलेस होगा,
साइन थीटा ही नहीं, कॉस थीटा भी, टेन थीटा भी, सारे डायमेंशनलेस होंगे। अच्छा, साइन के अंदर ये जो थीटा है ये तो एंगल है, एंगल के पास यूनिट तो होती है रेडियन, लेकिन इसके पास कोई डायमेंशन नहीं होती। तो साइन के अंदर जो चीज है इट इज ऑल्सो डायमेंशनलेस। साइन थीटा भी डायमेंशनलेस है और थीटा भी डायमेंशनलेस है। इसी तरह से मान लो मेरे पास कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e रेज़ टू पावर समथिंग, ये जो पावर में है ना, e के ऊपर पावर में 5 किलो नहीं हो सकता, 5 हो सकता है, 5 किलो नहीं हो सकता। e के ऊपर पावर में 10 न्यूटन फोर्स नहीं हो सकता, 10 हो सकता है। तो ये जो ऊपर है ना एक सिंपल नंबर है, इसके पास कोई यूनिट नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है। पक्की बात है कि इट इज डायमेंशनलेस। इसी तरह से लॉग के अंदर ये जो है ना, ये एक नंबर हो सकता है, इसके पास कोई यूनिट नहीं है, इसके पास कोई डायमेंशन नहीं है, इसके अंदर जो टर्म है ये भी आपकी डायमेंशनलेस है। इसी तरह से मान लो कि कोई और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कि 2 के ऊपर पावर समथिंग, तो दिस मस्ट बी डायमेंशनलेस। हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सवाल जो है बड़ा वो सिर्फ और सिर्फ इन सारे के सारे फैक्ट्स हमारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे के सारे फैक्ट्स आप चाहो तो एक बार के लिए याद भी रख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज ऐसे बेटा एक छोटी सी बात, दैट इज डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस में अलग अलग चैप्टर पढ़ाते वक्त आपको अलग अलग फॉर्मूले डिराइव करते वक्त मैं आपकी हेल्प कर चुका हूं, लेकिन डायमेंशन एनालिसिस किस तरह से काम आ सकती है मैं एक बार फिर से एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास बड़ा कोई रस्सी है, यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है, मास m है, लेंथ l है। इस रस्सी में टेंशन जो है वो t है। इस रस्सी में मैंने कोई ना कोई वेव जनरेट कर दी और बड़ा ये जो वेव है इसके पास लेट से बड़ा कोई ना कोई वेलोसिटी है। मुझे सवाल में ये रखा है कि ये जो वेलोसिटी है ये टेंशन पर, रस्सी के मास पर और रस्सी की लेंथ पर डिपेंड करती है, बता रखा है मेरे को। अब मुझसे पूछा कि फॉर्मूला निकालो कि ये जो वेलोसिटी है ये टेंशन पर, मास पर और लेंथ पर किस तरह से डिपेंड करती है। तो मैं कहूंगा कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू टेंशन की पावर a, मास की पावर b और लेंथ की पावर c। मुझे ABC निकालना है, तो मुझे एक रफ आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार वेलोसिटी टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ t है, पता लग जाएगा इससे ना। लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी है जिसकी डायमेंशन मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं m0 LT-1 कि बेटा आपके पास कोई ना कोई डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। टेंशन तो फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं MLT-2 इसकी पावर a। मास बड़ा कैपिटल M है, इसकी पावर बड़ा b। लेंथ बड़ा लेंथ की डायमेंशन तो L, उसकी पावर c। कुल मिलाकर मेरे पास आ गया m की पावर a प्लस b, L की पावर a प्लस c, a यहां से c यहां से, और t की पावर ऑफ कोर्स सिर्फ -2 है। दोनों तरफ कंपेयर करो, a प्लस b की जो वैल्यू है वो 0 आनी चाहिए। ठीक है, इट्स ओके। a प्लस c की वैल्यू 1 आनी चाहिए, ओके, कोई इश्यू नहीं है। -2a की वैल्यू -1 आनी चाहिए। -2a की वैल्यू अगर -1 आनी चाहिए तो a की वैल्यू तो आ गई है हाफ। a की वैल्यू कितनी आ गई है? हाफ। तो b की वैल्यू अपने आप आ गई है बड़ा कितनी? -हाफ। और c की वैल्यू अगेन बड़ा कितनी आ गई है? हाफ। और कुल मिलाकर मेरे पास वेलोसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला आ गया सम कांस्टेंट टाइम्स t की पावर a, तो t की पावर हाफ, m की पावर b बड़ा m की पावर -हाफ, l की पावर c मतलब l की पावर हाफ। मैं ये भी लिख सकता हूं कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू रूट, सॉरी t इंटू एल अपॉन m। हालांकि एक्सपेरिमेंट्स से हम बाद में इस k की वैल्यू भी 1 निकाल लेते हैं और कुल मिलाकर बेटा वेलोसिटी ऑफ वेव मेरे पास जो फॉर्मूला आता है दैट इज √t इंटू एल अपॉन m। वेलोसिटी ऑफ वेव, किसी भी रस्सी में बड़ा वेव की जो वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला आपके पास ये निकल कर आता है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ और सिर्फ v वाला फॉर्मूला निकाल सकता हूं, बहुत सारे फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ यूनिट और डायमेंशन से या फिर इस तरह से डायमेंशन एनालिसिस से निकाल सकता हूं। बहुत सारे फॉर्मूले आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है,
आई होप बेटा ये वाली बात आपको याद रहेगी, दिमाग के अंदर आपके सेट रहेगी। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूले बेटा आप इस तरह से यूनिट डायमेंशन से ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। चलिए इसमें बड़ा कुछ सवाल और करना चाहूं तो कर लेना यार ना। वैसे डायमेंशनल एनालिसिस जैसा सा एक सवाल और भी पूछ लेते हैं यार ना। जैसे उसमें ऐसा कह देते हैं कि मान लो कि आपकी जो फंडामेंटल यूनिट्स थी, मैं से एक एग्जांपल बता रहा हूं, मैं एक सवाल बता रहा हूं। ठीक है, कि मान लो आपकी फंडामेंटल यूनिट्स एम एल टी ये ना होती, और जो आपकी फंडामेंटल यूनिट्स थी, आपकी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, लेट्स से कि वो मोमेंटम होती, पी से रिप्रेजेंट करना बेटा, और उसका डायमेंशन अपन पी लेते। ठीक है, और फोर्स होती जिसको मैं एफ ले रहा हूं। ठीक है, और एक्सेलरेशन होती, सॉरी एक्सेलरेशन नहीं, मैं मोमेंटम ले लेता हूं, फोर्स ले लेता हूं और वर्क ले लेता हूं। वर्क को मैं W से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। फंडामेंटल क्वांटिटीज मोमेंटम होती, फोर्स होती और W होती। मोमेंटम का मान लो कि जो साइन है वो P है, फोर्स का F है और वर्क डन का बेटा लेट से W है। ठीक है, अब मेरा सवाल बेटा आपसे ये कि फाइंड डायमेंशन ऑफ मास, दूसरा सवाल है डायमेंशन ऑफ लेंथ, तीसरा सवाल है डायमेंशन ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ P, F और W। बड़ा ये तीन सवाल है। ठीक है, वैसे बड़ा मास की डायमेंशन वैसे तो कैपिटल M होती है, लेकिन सवाल में लिखा है कि डायमेंशन जो है वो जो हमने साथ लिखी थी वो ना होके अगर P, F और W होती तो M को उनकी टर्म्स में लिखो। करते हैं बेटा कोशिश, करते हैं कोशिश। जैसे मैं पहला वाला सवाल कर रहा हूं, मास की डायमेंशन वैसे हम जानते हैं कैपिटल M, बेटा डिपेंड कर रही है किस पे, मोमेंटम पे, पता नहीं क्या पावर है, फोर्स पे पता नहीं बेटा क्या पावर है, वर्क डन पे पता नहीं क्या पावर है। मास को मैं ऐसे लिख सकता हूं m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0। मोमेंटम के डायमेंशन में लिख सकता हूं m l t माइनस 1 की पावर a। फोर्स के डायमेंशन में लिख सकता हूं m l t माइनस 2 की पावर b। और वर्क डन के डायमेंशन मेरे बच्चे जानते हैं कि m l2 t माइनस 2 की पावर c। देखना बेटा m की पावर क्या आ गई, a प्लस b प्लस c। l की बेटा पावर क्या आ गई, a प्लस b प्लस 2c। t की पावर क्या आ गई, माइनस a माइनस 2b माइनस 2c। कंपेयर करना तो मेरे पास आ गया a प्लस b प्लस c, m की पावर ये, m की पावर यहां पर 1। ठीक है, दूसरा मेरे पास आ गया a प्लस b प्लस 2c, ये बेटा कितना आ गया 0। और तीसरा वाला बेटा क्या है, a प्लस 2b प्लस 2c, बेटा क्या हो गया 0। बेटा वो मैंने m की पावर प्लस a है, सॉरी सही था, m की पावर माइनस a माइनस 2b, हाँ सही बात है। तो a प्लस 2b प्लस 2c शुड बी इक्वल टू 0। तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, सॉल्व कर लो। करता हूं बेटा, इस इक्वेशन में से अगर मैं इस इक्वेशन को माइनस करता हूं, इस इक्वेशन में से, तो a कैंसिल, 2c कैंसिल, b की वैल्यू तो आ गई है 0। अच्छी बात है बेटा। इस इक्वेशन में से अगर मैं इस इक्वेशन को माइनस करता हूं तो a b तो कैंसिल, 2c माइनस c, बेटा कितना आ जाएगा c की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है ना, c की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू 0 है, तो a की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी बेटा, शायद क्या आ जाएगी
2 आ जाएगी। चेक क्लियर? बिल्कुल सही है। तो मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं कि m को मैं लिख सकता हूं क्या, p की पावर तो a, p की पावर a बेटा कितना हो गया 2, f की पावर b, b कितना आ रहा है 0, और w की पावर -1। ले बेटा m को हम ऐसे लिख सकते हैं। इस तरह के सवाल भी बड़ा जेई मेन एज वेल एज जेई एडवांस में बड़े आराम से पूछ सकते हैं कि m को इनकी टर्म्स में लिखो। ले बेटा लिख दिया। यही वाला काम बेटा आप लेंथ के लिए भी कर सकते हो, टाइम के लिए कर सकते हो। लो करके दिखाता हूं। लेंथ के लिए, लेंथ p पर डिपेंड कर रहा है, f पर और w पर, p पर, f पर और w पर। p की पावर a, f की पावर b, w की पावर c। इधर तो डायमेंशन आ गया m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर 0। और लेफ्ट हैंड साइड में बेटा मोमेंटम, मोमेंटम बेटा सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूं। मोमेंटम है मेरे पास m l t -1 की पावर तो है a, फोर्स है m l t -2 की पावर b, वर्क डन के डायमेंशन मेरे पास है m l2 t -2 की पावर c। ठीक है, यहां पर बड़ा देखना a की पावर बड़ा क्या होगी, a प्लस b प्लस c। l की पावर बड़ा क्या होगी, a प्लस बी प्लस 2c। t की पावर बड़ा क्या होगी, -a माइनस 2b माइनस 2c। इट शुड बी इक्वल टू m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 0। a प्लस b प्लस c बड़ा 0 होना चाहिए, a प्लस b प्लस 2c बड़ा आपका 1 होना चाहिए, और a प्लस 2b प्लस 2c 0 होना चाहिए। कर देंगे बेटा। इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस करो तो a कैंसिल, 2c कैंसिल, b इक्वल टू 1 आ गया, सॉरी b इक्वल टू -1 आ गया। इसमें से इसको माइनस किया तो 2b माइनस b बेटा कितना आ गया, b 0 माइनस माइनस। इसमें से इस इक्वेशन को माइनस करना, a कैंसिल, b कैंसिल, 2c माइनस c की बेटा वैल्यू 1 आ गई। c की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, तो बड़ा इन दोनों को पुट किया तो a की वैल्यू आ गई 0। और हम बड़े आराम से लिख सकते हैं कि मैं लेंथ को बड़े प्यार से लिख सकता हूं बेटा क्या, p की पावर तो a, f की पावर बेटा क्या 1, सॉरी 1 नहीं बेटा -1, और वर्क की पावर बेटा क्या 1। ये बड़ा लेंथ के डायमेंशन आ गई इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज। आई रियली होप बेटा कर लोगे। मैं आपके लिए एक सवाल छोटा छोड़ दूं टाइम वाला, मैंने बेटा ये वाला कर दिया है, ये वाला कर दिया है, ये आप खुद कर लेना। तो इस तरह के सवाल भी काफी हद तक डायमेंशनल एनालिसिस वाले तरीके से ही बड़े आराम से बन जाते हैं, बस इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी हल्की सी डिफरेंट टाइप की होती है, बट ठीक है इतना तो अपन मैनेज कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट, एरर एंड मेजरमेंट। इसके बड़ा अगेन सवाल अच्छे अच्छे पूछते हैं, आसान आसान पूछते हैं, कोई बहुत ऐसे हाई फाई चीज़ें इनके अंदर नहीं है। हम बेसिक बेसिक अगर बातें याद रख लें और हर बेसिक बेसिक बात पर अगर हम सवाल करें तो हमसे सारा का सारा काम बन जाएगा। सबसे पहले लीस्ट काउंट। कोई भी जो हमारा मेजरिंग डिवाइस है जो किसी भी चीज़ को मेजर कर रहा है, वो चाहे करंट को मेजर कर रहा हो, चाहे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहा हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड को मेजर कर रहा हो, चाहे लेंथ को मेजर कर रहा हो, चाहे मास को मेजर कर रहा हो, चाहे वेलोसिटी को मेजर कर रहा हो, टाइम को मेजर कर रहा हो, वो एक लिमिट तक ही एक्यूरेटली रीडिंग दे पाएगा। ऐसे इनफाइनाइटली एक्यूरेट रीडिंग नहीं दे पाएगा, एक लिमिट तक ही दे पाएगा। वो लीस्ट वैल्यू जिसको वो एक्यूरेटली मेजर कर सकता है बेटा उसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है। वो सबसे छोटी वैल्यू जिसको वो एक्यूरेटली मेजर कर सकता है उसे हम बोलेंगे उस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो स्केल होती है बेटा, हमारे पास जो ड्राइंग बॉक्स के अंदर बेटा जो स्केल होती है ना, उसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर होता है। उसमें तो नोटिस क्या होगा, ऐसे 1-1 सेंटीमीटर के खांचे होते हैं, उनको ऐसे 10 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर रखा होता है। ठीक है, तो ये उसका लीस्ट काउंट होता है। इससे छोटी वैल्यू को वो एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाएगा, 1 मिलीमीटर तक कर पाएगा। जो वर्नियर कैलिपर आपकी लैब में पड़ा होगा उसका लीस्ट काउंट बेटा 0.1 मिलीमीटर है।
उसका लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर है। हालांकि हमारा अगर बस चले तो हम इससे भी ज्यादा एक्यूरेट वर्नियर कैलिपर बना सकते हैं। ये मैंने लीस्ट काउंट किसका लिखा है, वो वाला वर्नियर कैलिपर जो हमारी लैब के अंदर पड़ा रहता है, जो इन जनरल यूज करते हैं। इसी तरह से स्क्रू गेज जो बड़ा आपकी लैब के अंदर पड़ा होगा, आपकी स्कूल की लैब के अंदर पड़ा होगा, आपने कभी न कभी देखा भी होगा, उसका लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर है। अगेन हम उसको डिजाइन कर सकते हैं इससे भी कम या ज्यादा एक्यूरेसी पे। हम इससे ज्यादा एक्यूरेट भी स्क्रू गेज डिजाइन कर सकते हैं, इससे कम एक्यूरेट स्क्रू गेज भी अपन डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं जनरल लिख रहा हूं कि जो स्क्रू गेज हम इन जनरल यूज करते हैं उसका लीस्ट काउंट बड़ा 0.01 मिलीमीटर रहेगा। स्टॉप वॉच बड़ा इन जनरल जो स्टॉप वॉच हमारे पास होती है बड़ा उसका लीस्ट काउंट जो होती है 0.1 सेकेंड होती है इन जनरल बड़ा, ठीक है। हालांकि इससे ज्यादा एक्यूरेट स्टॉप वॉच भी बड़ा मिलती है, ऐसा नहीं मिलती नहीं है, ठीक है। मैं एक इन जनरल बातें लिखी मैंने, ठीक है। नेक्स्ट इज कैसे बड़ा एब्सोल्यूट एरर्स निकालते हैं। मान लो कि आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है x और एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है y, इन दोनों का जो एडिशन है वो आपके पास f है। इस x के अंदर जो अधिकतम एरर हो सकती है वो है डेल्टा x, y में जो अधिकतम एरर हो सकती है वो है डेल्टा y। इन दोनों के एडिशन से अगर हमारे पास f आया है तो इस f में जो अधिकतम एरर हो सकती है वो हो सकती है एरर इन x प्लस एरर इन y। सिंपल, एरर इन x प्लस एरर इन y। सिंपल, जैसे मेरे पास मान लीजिए दो रेजिस्टेंस हैं ऐसे, ये R1 ये R2। R1 है 5 प्लस माइनस 0.1 ओम। बेटा जो 0.1 ओम ना ये एक तरह से इस रेजिस्टेंस के अंदर एरर है। ये R2 है बेटा, इसकी वैल्यू है लेट से बेटा 6 प्लस माइनस 0.2 ओम। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि R इक्विवेलेंट कितना होगा, अब मेरे बच्चे जानते हैं कि R इक्विवेलेंट तो वैसे सिंपली R1 प्लस R2 होगा, दोनों सीरीज में है, तो जोड़ लो 6 और 5 बड़ा कितना आ गया 11 ओम। लेकिन R1 के अंदर भी एरर है और R2 के अंदर भी एरर है, तो ऑफकोर्स जो R इक्विवेलेंट है उसमें भी कोई ना कोई एरर तो होनी चाहिए। सर इसके अंदर मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगी? तुम्हें प्लस माइनस भूल जाओ, इनको कोई मतलब ही नहीं है। सीधे के सीधे हम इस तरह से एरर को ऐड कर सकते हैं। 0.1 और 0.2 बड़ा कितना जाएगा 0.3। ये ले बेटा, ये जो 0.3 ओम है इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, इस 0.3 को अगर मैं 11 से डिवाइड कर दूंगा इसे हम बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर, और 0.3 अपॉन 11 इंटू 100 कर दूंगा तो उसे हम बोल देंगे परसेंटेज एरर। सिंपल, ठीक है। तो आप ऐसा काम कर सकते हो। अगर बीच में प्लस की जगह अगर माइनस हुआ तब भी बेटा एरर तो ऐड ही होंगी, आपको कुछ खास चेंज करने की जरूरत नहीं है। मान लो बेटा हमारे पास तीन फिजिकल क्वांटिटीज हैं x, y और z, और वो आपस में इस तरह से रिलेटेड है कि 4x प्लस 3y प्लस 2z जो है उन सब का सम जो है एक नई फिजिकल क्वांटिटी के बराबर है, f के बराबर। x में एरर पता हो, y में एरर पता हो, z में एरर पता हो, तो आप सीधा बोल सकते हो कि एरर इन f विल बी 4 टाइम्स एरर इन x प्लस 3 टाइम्स एरर इन y प्लस 2 टाइम्स एरर इन z। अगर बीच में माइनस भी आ गया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एरर तो हमेशा जुड़ेंगी ही, माइनस नहीं होंगी। 4x माइनस 6y माइनस 3z जो है ये हमेशा f के बराबर है। x में एरर पता है, y में एरर पता है, z में एरर पता है, और मुझसे f के अंदर एरर पूछ रखी है, तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि 4 टाइम्स एरर इन x प्लस, बेटा यहां भले माइनस हो एरर में प्लस ही आएगा, 6 टाइम्स, बड़ा 6 को तो वैसा कह लिया, 6 टाइम्स एरर इन y प्लस 3 टाइम्स एरर इन z, इट विल बी इक्वल टू बेटा योर एरर इन f। तो जब भी आपके पास बड़ा इस तरह का एक्सप्रेशन हो आप सीधे के सीधे इस तरह से एरर्स को जोड़ सकते हो। ध्यान रखना बेटा माइनस साइन अगर एक्चुअल एक्सप्रेशन में हुआ तब भी एरर में बड़ा माइनस साइन नहीं होगा, ठीक है। इस पर अगेन बेटा सवाल तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ तुमसे कोई ना कोई सवाल पूछे। मान लो बेटा ऐसा हो कि x रेस टू पावर a, y रेस टू पावर b और z रेस टू पावर c जो है वो f के बराबर हो, तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल कर आता है वो इस तरह से आता है कि a को नीचे ले आओ, b को नीचे ले आओ, c को नीचे ले आओ। एरर इन f अपॉन एक्चुअल f विल बी इक्वल टू a टाइम्स एरर इन x अपॉन x प्लस b टाइम्स, बड़ा b नीचे आ गया, एरर इन y अपॉन y, c को नीचे ले आओ, एरर इन z अपॉन z प्लस प्लस। सब में बेटा मोड है, अगर ये c नेगेटिव भी होएगा तो भी नीचे आने के बाद बेटा मैं मोड ले लूंगा तो प्लस हो जाएगा आखिर में। जैसे फॉर एग्जाम्पल करके दिखाऊं, बड़ा मान लो कि f जो है वो 15 टाइम्स एक्स स्क्वायर
y की पावर -3/2 और z की पावर -4 के बराबर है, तो बड़े आराम से कह सकता हूं कि एरर इन f अपॉन एक्चुअल f विल बी इक्वल टू, ये जो 15 है ना, ये तो कांस्टेंट है, इसमें कोई एरर नहीं, इसको तो हटा दो, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। 2 को ले आओ नीचे, एरर इन x अपॉन x, -3/2 को ले आओ नीचे, लेकिन बेटा हम क्या करते हैं, मोड लगाते हैं, तो प्लस हो जाएगा, +3/2 टाइम्स एरर इन y अपॉन एक्चुअल y। -4 को ले आओ नीचे, हम तो मोड लगाते हैं तो +4 हो जाएगा, एरर इन z अपॉन एक्चुअल z। ये है हमारे पास फ्रैक्शनल एरर इन f, ये है फ्रैक्शनल एरर इन x, ये है फ्रैक्शनल एरर इन y, और ये है फ्रैक्शनल एरर इन z। परसेंटेज एरर अगर रिलेट करने हो तो पूरे को पूरे एक्सप्रेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर लो। ये जो df है ये है एब्सोल्यूट एरर इन f, ये जो dx है इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर इन x, और ये जो dy है ये है एब्सोल्यूट एरर इन y, और जो dz है ये है एब्सोल्यूट एरर इन z। आप सवाल पढ़कर इस बात का आइडिया लगा लें कि वो एब्सोल्यूट एरर पूछ रहा है, फ्रैक्शनल एरर पूछ रहा है, या फिर परसेंटेज एरर पूछ रहा है। फॉर्मूला तो ये काफी है, इससे हमारे सारे के सारे सवाल बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से बन जाएंगे। फॉर्मूला इतना अपना काफी है, बाकी तो ठीक है ना, जैसे जैसे चेंज होते रहेंगे वैसे वैसे हमसे सवाल लगातार बनता आएगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, बेटा हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। अब कोई मुझे कह दे कि सर रो को मेजर करने में 1% एरर है, लेंथ को मेजर करने में 0.5% एरर है, और एरिया को मेजर करने में 1% एरर है, तो बताओ कि रेजिस्टेंस के मेजरमेंट के अंदर कितने परसेंटेज एरर होगी। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इसको लिख दो रो एल ए की पावर -1, ठीक है। R इज इक्वल्स टू, रो पर पावर है 1, सॉरी बेटा मैं इसको लिखता हूं dr अपॉन r, बेटा रो पर पावर है 1 तो 1 टाइम्स d रो अपॉन रो, एल पर बेटा पावर है 1 आ गया नीचे, dl अपॉन एल, ए पर पावर है -1 नीचे आया, -1 नहीं बेटा +1, क्यों, मोड ले रखा है, एरर इन ए अपॉन एक्चुअल। पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आ गया रेजिस्टेंस के अंदर एरर विल बी इक्वल टू रेजिस्टिविटी के अंदर एरर प्लस लेंथ के अंदर जो एरर और जो एरिया में जो एरर है उनके परसेंटेज। सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। रो को मेजर करने में कितने परसेंटेज एरर है 1, एल को मेजर करने में कितने परसेंटेज एरर है 0.5, ए को मेजर करने में कितनी एरर है 1, बड़ा 1 1 2 2.5 2.5%। इस तरह के सवाल बेटा आ भी सकते हैं और अपन से बनने भी चाहिए, इस लेवल के सवाल थोड़ा अपन को बनाने ही पड़ेंगे। चलो बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज बेटा 2 बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमें आने चाहिए कोई भी खास तौर से लेंथ वगैरह मेजर करने के लिए। एक है हमारा स्क्रू गेज और दूसरा हमारा वर्नियर कैलिपर। हालांकि इसकी जो एग्जैक्ट थ्योरी है बेटा वो तो थोड़ा टाइम लेती है, बट फिर भी सिर्फ और सिर्फ अगर फॉर्मूले अगर रिवाइज मुझे कराने हो तो मैं बड़े आराम से करा सकता हूँ। स्क्रू गेज के अंदर बेटा एक तरह से लीनियर स्केल होती है और उसके ऊपर ऐसे एक सर्कुलर स्केल होती है। सर्कुलर स्केल पर इन जनरल ऐसे 0 1 2 3 4 चलते 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 ऐसे 100 मार्क्स कर रखे होते हैं। उसको पूरे को अगर तुम पूरा का पूरा अगर घुमाओगे 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 तो वो जो सर्कुलर वाली जो स्केल है ना वो मेन स्केल के ऊपर 1 मिलीमीटर चल लेती है इन जनरल। तो 1 मिलीमीटर जो चल लेती है ना उसको हम बोलते हैं पिच लेंथ। क्या बोलते हैं? पिच लेंथ। तो फिर से बोलता हूँ, जो इन जनरल स्क्रू गेज आपके स्कूल में पढ़ा रहता है उसमें ऐसे सर्कुलर डिविजन्स होते हैं। सो उसको पूरा का पूरा अगर घुमाओगे तो मेन स्केल के ऊपर 1 मिलीमीटर चल लेते हैं। वो जो 1 मिलीमीटर है वो तो हो गया आपका एक तरीके से पिच लेंथ, और ये 100 आपके इक्वल डिविजन्स हैं। अब हम ऐसा कहते हैं कि एक रोटेशन के अंदर कुल मिलाकर 100 सर्कुलर पार्ट्स हैं, ऐसे 100 सर्कुलर डिविजन्स हैं, और ये सारे के सारे 100 सर्कुलर डिविजन्स जो हैं पूरा का पूरा अगर घुमाएंगे तो 1 मिलीमीटर आगे जाएगा, मतलब एक पिच लेंथ आगे जाएगा। तो हम ऐसे बोल देंगे कि एक रोटेशन जो है वो 1 मिलीमीटर के बराबर है, और उससे जो एक सर्कुलर डिवीजन आएगा, एक सर्कुलर डिवीजन जो आएगा वो 1/100 मिलीमीटर के बराबर आ जाएगा। 100 सर्कुलर डिवीजन 1 मिलीमीटर के बराबर, तो एक सर्कुलर डिवीजन जो होगा वो आपका 1/100 मिलीमीटर के बराबर आ जाएगा।
ये जो 1/100 मिलीमीटर है ये हमारा एक तरीके से हमारे उस स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट हो जाएगा। 1/100 मिलीमीटर बोल दो या फिर बेटा 0.01 मिलीमीटर बोल दो। फिर भी अगर आप एक जनरल फॉर्मूला अगर याद करना चाहो लीस्ट काउंट का, तो फॉर्मूला है लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज विल बी पिच ऑफ स्क्रू। पिच ऑफ स्क्रू समझ गए? पूरे स्क्रू को एक चक्कर काटने पर स्क्रू मेन स्केल पर कितना चल लेता है। अक्सर पिच की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 मिलीमीटर डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। जो सर्कुलर स्केल है उस पर कितने सारे डिविजन्स हैं, 1 2 3 4 काउंट कर लेना। इन जनरल बेटा जो नंबर ऑफ डिविजन्स हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 100 होती है। और कुल मिलाकर हमारे पास जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 मिलीमीटर आ जाएगा। मैं इस फॉर्मूले पर जानबूझ के इसलिए भी आया हूं क्योंकि हो सकता है कि कल को है ना स्क्रू गेज के अंदर सवाल में हल्का सा चेंज कर दें और ये बोल दें कि पिच लेंथ जब वो 1 मिलीमीटर नहीं है 0.5 मिलीमीटर है और जो नंबर ऑफ डिविजन्स हैं सर्कुलर वो 100 नहीं है 25 है, तो ये वाला फॉर्मूला आपका तब भी वैलिड रहेगा। आपके स्कूल में जो स्क्रू गेज पड़ा है उसके अंदर तो इसकी वैल्यू 1 मिलीमीटर ही होगी और इसकी वैल्यू बेटा आपके पास 100 ही होगी और हमेशा उसका लिस्ट काउंट तो 1/100 मिलीमीटर या फिर 0.01 मिलीमीटर ही आएगा। अगर हमें रीडिंग देनी होगी ना तो एक तो हम क्या करेंगे कि जो आपकी मेन स्केल रीडिंग है वो तो वैसे की वैसे लिख देंगे और जो सर्कुलर वाली जो स्क्रू है उसकी जो रीडिंग है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट से। तो इससे मेरे पास एक तरह से सर्कुलर स्केल की रीडिंग आ जाएगी। सर्कुलर स्केल की रीडिंग कैसे आएगी? सर्कुलर स्केल की रीडिंग आ जाएगी बेटा ऐसे, वो जो सर्कुलर बेटा जो लगा होगा ना, जैसे स्क्रू लगा होगा उसका कोई ना कोई पॉइंट होगा वो मेन स्केल के लाइन से ऐसे कोइंसाइड कर जाएगा, तो उसको मेजर कर लो। मान लो कि 50 मेजर हुआ तो 50 मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट बड़ा हमने बड़ी मेहनत से निकाल लिया। तो बहुत ही ऐसे सिंपल सा फार्मूला है, ऐसे कोई बहुत ऐसे हाई फाई बात इसके अंदर नहीं है। मेन चीज़ क्या है? लीस्ट काउंट निकालना। जैसे मान लो कि मेन स्केल रीडिंग जो है बड़ा वो ऐसे आ गई है कि 52 मिलीमीटर, ठीक है, और वर्नियर स्केल में मान लो मेरे पास रीडिंग आ गई है 47, सॉरी वर्नियर नहीं बेटा, स्क्रू गेज का जो सर्कुलर स्केल है उसकी रीडिंग आ गई 47, तो 47 नहीं 47 इंटू 0.01 मिलीमीटर, ये तो आ गई आपके पास मेन स्केल रीडिंग। और जो स्क्रू गेज का 47वां नंबर का जो सर्कुलर डिवीजन है वो बड़ा मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है, तो 47 इंटू दिस 52.47 मिलीमीटर बड़ा आपकी रीडिंग आ जाएगी। ठीक है, लीस्ट काउंट मैं फिर से बोलता हूँ इन जनरल 0.01 मिलीमीटर होता है, बाकी बड़ा 0.01 मिलीमीटर से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। ठीक है, जेई मेन में तो जितने भी सवाल पूछते हैं उनके अंदर बड़ा लीस्ट काउंट की वैल्यू 0.01 मिलीमीटर ही रहती है। लेकिन IIT एडवांस के अंदर तो सवाल कुछ नहीं पूछ सकते हैं, उसमें क्या कहेंगे, एक नया वर्ड कैलिपर ले आएंगे, उसकी पिच लेंथ 1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर कर देंगे, नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन्स तो आपके 100 होते हैं उनको 50 कर देंगे, तो उनकी मर्जी है। जिस बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया उसे पता है कि हाँ ये लीस्ट काउंट निकालना मेन एम है। लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे? पिच लेंथ अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन्स, दैट्स इट। रीडिंग कैसे आएगी? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की आपकी जो स्क्रू के जो सर्कुलर डिवीजन है उसकी रीडिंग क्या है, मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट हम पहले से निकाल चुके हैं। तो जिस बच्चे के दिमाग में ये सारी बातें क्लियर है उसके लिए तो उसको तो लगता है कि हाँ ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज ही पुट करनी और कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ठीक है, आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट इज जीरो एरर। कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा हो सकता है जो उस टाइम भी रीडिंग दे रहा हो जिस टाइम उसे रीडिंग देनी नहीं चाहिए, जीरो रीडिंग देनी चाहिए, तो जो रीडिंग है बड़ा दैट इज नोन एज जीरो एरर। नहीं समझा? जैसे मैं समझाता हूं, मान लो बड़ा कोई तार है, इस तार में कोई करंट नहीं जा रहा, कोई करंट जा नहीं रहा, फिर भी जो अमीटर लगा रखा है ना वो अमीटर रीडिंग दे रहा है 5 मिली एम्पियर, क्योंकि वो अमीटर खराब है, मतलब अमीटर में थोड़ी एरर है। दिस 5 मिली एम्पियर इज नोन एज योर जीरो एरर। तो सर मेरे लिए जीरो एरर जानना जरूरी है क्या? बेटा बिल्कुल जानना जरूरी है। कल को मैंने इसमें करंट भेज दिया और करंट की वैल्यू बेटा मान लो कि अमीटर 45 मिली एम्पियर दिखा रहा है, तो मैं समझ जाऊंगा कि 45 मिली एम्पियर एक्चुअल रीडिंग नहीं है, एक्चुअल रीडिंग तो 45 मिली एम्पियर माइनस 5 मिली एम्पियर है, क्योंकि 5 मिली एम्पियर तो तब भी दिखा रहा था जब इसमें कोई करंट नहीं जा रहा था। जैसे मान लो कि हमारे पास लेट्स बेटा कोई पुरानी बाइक हो, कोई पुराना स्कूटर हो, वो चला रहे हो, और जब स्कूटर खड़ा हो तब भी उसका जो स्पीडोमीटर है वो मान लीजिए 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दिखा रहा है, ऐसे उसका स्पीडोमीटर खराब है। अब हमने उस बाइक को दौड़ाया, बाइक को दौड़ाते दौड़ाते देखा कि स्पीडोमीटर जो वो 70 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा है, तो हम समझ गया कि एक्चुअल स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर नहीं है,
6 तो तभी दिखा रहा था जब हमारी बाइक रेस्ट पे थी, तो उस 70 में से 6 को माइनस कर दो तो मेरे पास आएगा 64 किलोमीटर पर आवर। तो जिस टाइम पर इंस्ट्रूमेंट को 0 रीडिंग देनी चाहिए उस टाइम पर भी अगर इंस्ट्रूमेंट कोई रीडिंग दे रहा है तो वो इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा फॉल्टी है और उसमें 0 एरर है, और वो जो रीडिंग है वो हो जाएगी मेरे 0 एरर। सर काम कहाँ आएगा? बड़ा काम यहां पर आएगा कि जो भी आपकी ऑब्जर्व्ड रीडिंग है हमेशा उसमें से 0 एरर को माइनस कर दिया करो, तब जाके आपकी एक्चुअल रीडिंग आएगी। मान लो कि बेटा मीटर है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जब करंट नहीं जा रहा था तब भी 5 मिली एम्पियर करंट दिखा रहा था, तो हम समझ गए कि यार पक्की बात है कि 5 मिली एम्पियर इसका 0 एरर है। यही अमीटर थोड़ी देर बाद में अगर मान लीजिए कि 70 मिली एम्पियर करंट दिखा रहा होगा, तो इसका मतलब थोड़ी कि 70 मिली एम्पियर करंट जा रहा है, करंट जा रहा है 70 मिली एम्पियर माइनस 5 मिली एम्पियर, बट दैट कम्स आउट टू बी 65 मिली एम्पियर। 70 तो सिर्फ दिखा रहा है, 5 मिली एम्पियर तो एक्स्ट्रा दिखाता है, जब 0 जा रहा था तब भी 5 दिखा रहा था। तो हमेशा इस तरह से 0 एरर को माइनस कर देकर हमारा काम बड़े आराम से बन जाएगा। बेटा प्लीज 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 0 एरर को याद रखें, जरूर याद रखें, दोनों बातें याद रखें। 0 एरर है क्या, और रीडिंग में से 0 एरर को माइनस करने पर ही हमारी एक्चुअल रीडिंग आएगी। ये दोनों बातें अगर याद रख लें तो जेईई मेन में 0 एरर का कोई सवाल आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है, याद रखना बेटा। आगे चलते बेटा, नेक्स्ट इज वर्नियर कैलिपर। अगेन बेटा वर्नियर कैलिपर कोई बहुत ऐसे हाई फाई चीज नहीं है, मैं वर्नियर कैलिपर के अंदर वो समझा रहा हूं जो जनरल वर्नियर कैलिपर हमारे पास होता है। जनरल वर्नियर कैलिपर के अंदर बेटा ऐसे है ना, हमारे पास एक तो होती है मेन स्केल, ऐसे मेन स्केल जो होती है वो तो बड़ा बिल्कुल जैसे हमारे जो ड्राइंग बॉक्स के अंदर जो स्केल होती है ना वैसी होती है। 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर, 7 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर, 9 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, ऐसे ऐसे उसके डिविजन्स होते हैं। ठीक है, और एक मेन स्केल डिवीजन जो है, एक मेन स्केल डिवीजन जो है वो 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। ये 1 मिलीमीटर, ये 1 मिलीमीटर। इसके साथ में एक वर्नियर कैलिपर और लगा होता है। ये मेन स्केल, इसके साथ में बड़ा एक वर्नियर स्केल और लगी रहती है। जो वर्नियर स्केल होती है ना वो थोड़ी सी कंप्रेस्ड होती है, हल्की सी कंप्रेस्ड होती है, हल्की सी कंप्रेस्ड होती है, वो ऐसी होती है। वो ऐसे होती है। उसके जो 10 डिविजन्स होते हैं ना वो मेन स्केल के 9 डिविजन्स के बराबर होते हैं। मतलब 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स जो होते हैं वो इन जनरल 9 मेन स्केल डिविजन्स के बराबर होते हैं। ये इन जनरल बता रहा हूं, अक्सर हो सकता है बट एक्चुअल आपको जो सवाल दिया जाए उसमें चेंज भी कर दें, बट मैं तो उस वर्नियर कैलिपर की बात कर रहा हूं जो आपके पास स्कूल के अंदर पड़ा है। एक मेन स्केल डिविजन जो है बेटा वो 1 मिलीमीटर के बराबर है। तो आपका जो एक वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 9 मिलीमीटर बाई 10 मतलब 0.9 मिलीमीटर के बराबर होगा। ध्यान रखना इस बात का, वो बेटा 0.9 मिलीमीटर के बराबर होगा। अब इस वर्नियर स्केल की जो लीस्ट काउंट होगी इट विल बी ऑलवेज 1 वर्नियर स्केल, सॉरी बेटा, एक मेन स्केल डिवीजन में से हमेशा एक वर्नियर स्केल डिवीजन को माइनस कर दिया। तो एक मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर के बराबर है, एक वर्नियर स्केल डिवीजन आपका बड़ा 0.9 मिलीमीटर के बराबर है, और कुल मिलाकर मेरे पास बड़ा लीस्ट काउंट की जो वैल्यू है वो आपके पास रहेगी 0.1 मिलीमीटर। तो वर्नियर स्केल जो है, सॉरी वर्नियर कैलिपर जो है उसका लीस्ट काउंट बड़ा आपके पास 0.1 मिलीमीटर इस तरह से आता है। कल को मान लो किसी ने कोई नया प्रकार का बना दिया और उसने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि वर्नियर स्केल जो है ना उसके 10 डिवीजन जो है वो मेन स्केल के 8 डिवीजन के बराबर है, तो मैं यहां 8 लिख दूंगा, यहां 8 लिख दूंगा, यहां 8 लिख दूंगा, यहां 0.8 लिख दूंगा, यहां 1 लिख दूंगा, यहां 0.8 लिख दूंगा, उसमें लीस्ट काउंट आपका 0.2 मिलीमीटर आ जाएगा। लेकिन इन जनरल जो वर्नियर स्केल हम यूज करते हैं बेटा वो तो आपका ये वाला ही है। ठीक है, अब इसमें रीडिंग कैसे निकालते हैं? अब बेटा इसमें रीडिंग अगेन वैसे आएगी, एक तो मेन स्केल रीडिंग वो तो बेटा स्केल वाली आ जाएगी, प्लस एक वर्नियर स्केल की रीडिंग आएगी, उसको हम हमारे लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो लीस्ट काउंट होगा बड़ा वो आपका अगेन अक्सर 0.1 मिलीमीटर ही रहता है। सर ये वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे निकालते हैं? बेटा वर्नियर स्केल रीडिंग ऐसे निकालते हैं कि जो मेन स्केल वाले जो ऐसे खांचे होते हैं ना यूं, और जो आपके वर्नियर स्केल वाले खांचे हैं ऐसे, कभी ना कभी कोई ना कोई
ऐसे कोइंसाइड कर जाएंगे। ऊपर तो आपका मेन स्केल वाला होगा, नीचे आपका वर्नियर स्केल वाला होगा। कोई ना कोई वर्नियर स्केल वाला जो है ना वो इस मेन स्केल वाली लाइन से एकदम ऐसे एकदम कोइंसाइड कर जाएगा। इसको काउंट कर लेना, जैसे मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो बस यहां 5 लिख देना, यहां 5 लिख देना। तो आपको सिर्फ ऐसे काउंट करना है कि वर्नियर स्केल वाले जो खांचे हैं वो मेन स्केल वाले से कहां कोइंसाइड कर रहा है। वो वाली रीडिंग पकड़ के उठा के यहां रख देना, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना। मेन स्केल रीडिंग तो बड़ा ठीक है, पता लगी जाती है, सिर्फ और सिर्फ ये वाली आपको ऐड करनी है। और ऐसे करके हम बड़े आराम से काम बना लेंगे। ठीक है बेटा, कल को अगर मान लो कि वर्नियर स्केल में हल्का फुल्का चेंज आ जाए तब भी बड़ा आप सवाल कर पाने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज बेटा एक छोटा सा पॉइंट और है, हालांकि है तो सिंपल सा ही काम, बट सुन लीजिए, दैट इज सेरलेज मेथड। अगर मैं ना पढ़ाऊं तब भी काम चल जाएगा। ये बेटा किसी भी तार का यंग्स मॉडुलस निकालने के काम आता है। ये बेटा क्या कहता है सुन, ये बेटा मेरे पास एक तार है, इसका रेडियस पता है और इसके साइड में बेटा ऐसे एक स्केल लगा रखी होती है हमने, इसकी लेंथ वगैरह मेजर करने के बेटा ऐसे एक स्केल वगैरह लगा रखी होती है। अब मैं इसके साथ एक एम मास ऐसे लटका दिया। ठीक है, अब मैंने एम मास लटका दिया तो तुम जानते बेटा एम मास लटकाने से इसकी हल्की सी लेंथ बढ़ती है। कितनी लेंथ बढ़ती है और जो अपने मास लटकाया है उसका वेट कितना है, इनके बीच हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। आप बोलोगे सर सीधी सी बात है, अच्छा इसकी लेंथ कितनी बढ़ती है वो कैसे मेजर करोगे? स्केल से। वेट लगाने से पहले बेटा लेंथ लेट से ये थी, वेट लगाने के बाद बेटा लेंथ ये हो गई है, तो ऑब्वियस बात है बेटा तार में x लंबाई बढ़ गई है। फिर मैं m को बढ़ाऊंगा तो x और बढ़ जाएगा, फिर m को बढ़ाऊंगा तो x और बढ़ जाएगा, फिर बेटा मैं m और x के बीच में कुछ ग्राफ प्लॉट कर दूंगा। अभी करते हैं ग्राफ प्लॉट, ग्राफ थोड़ा बाद में प्लॉट करेंगे। रिलेशन देखना, तुम जानते हो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस है टेंशन अपॉन एरिया, स्ट्रेन है चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ आपके पास L है, एरिया बेटा ऑफ कोर्स इस तार का मैं पाई r स्क्वायर लिखूंगा, r बेटा इस तार का रेडियस इंटू x। मैं बड़े आराम से ऐसा लिख सकता हूं कि x इज इक्वल्स टू mg L अपॉन पाई r स्क्वायर y। बताइए ऐसे लिखा ना, x इज इक्वल्स टू, वापस से लिखो ना, x इज इक्वल्स टू mg L पाई r स्क्वायर y। ले बेटा ये y एक्सिस में, ये mg बेटा आपका एक्सिस में ग्राफ कैसा आना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। अलग अलग बेटा m की वैल्यूज लेना, उसके लिए अलग अलग बेटा x मेजर करना। अगर आप अलग अलग बेटा mg की अलग अलग वैल्यूज लेने पर अगर अलग अलग x आएंगे बेटा एक पॉइंट यहां कहीं आएगा, दो तीन बार बेटा मेजर करना। इस mg के लिए ये वाला x आएगा, इस mg के लिए ये वाला x आएगा, इस mg के लिए ये वाला x आएगा। ये सारे के सारे बेटा पॉइंट्स को जोड़ने वाले जो स्ट्रेट लाइन होगी वो ऐसे ओरिजिन से पास होती हुई आपको नजर आएगी। हम बड़े आराम से इत्मीनान से इस बात को कह सकते हैं कि tan थीटा जो है इट शुड बी इक्वल टू स्लोप दैट इज L अपॉन पाई टाइम्स r स्क्वायर y। लेंथ हम मेजर कर सकते हैं, रेडियस बेटा हम लोग अगेन स्क्रू गेज वगैरह से बेटा मेजर कर सकते हैं, y बेटा हमें निकालना है। हम बड़े आराम से बोल सकते हैं कि यंग्स मॉडुलस विल बी L अपॉन पाई r स्क्वायर tan थीटा। ये बेटा आपका यंग्स मॉडुलस है। आई रियली होप बेटा सारी बात आप समझ गए होंगे। हालांकि ये सेरलेज मेथड ऐसे मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं थी, ये तो मैंने थ्योरी के अंदर ये सब बातें बेटा आपको बड़े आराम से समझा रखी है यंग्स मॉडुलस वगैरह पढ़ाते वक्त। ये मैंने जानबूझ के बेटा इसलिए पढ़ाया कि जो नाम है ना सेरलेज मेथड, ये इंपॉर्टेंट था। कई बार कई सवालों के अंदर सेरलेज मेथड लिखा रहता तो बच्चा सवाल छोड़ देता है, उसको लगता है क्या ही आ गया। अरे ये वही मामला है जो अपने को पहले को यंग्स मॉडुलस वगैरह टाइम पढ़ा रखा है कि हाँ भाई जितना ज़्यादा वेट होगा टेंशन उतनी ज़्यादा होगी, टेंशन जितनी ज़्यादा स्ट्रेस उतनी ज़्यादा, स्ट्रेस जितनी ज़्यादा ऑफकोर्स उस तार की लंबाई उतनी ही लगातार बढ़ती रहेगी, जैसे हम एक तरह से हुक्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे सिर्फ और सिर्फ नाम से फैमिलियर करने के लिए मैंने सेरलेज मेथड यहाँ पर लिखा है। बाकी बातें बट ठीक है, कॉमन सी, कोई बहुत बड़ी बात इसमें है नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए अगली क्लास में बेटा हम कोशिश करते हैं कि हम इनके ऊपर हम कुछ सवाल करें।